हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का सेशन में हम लोग करेंगे सीडीपी का अगला प्रैक्टिस शूट। दोस्तों, हम लोग जो है जुलाई 2025 के लिए हम लोग जो है अपना सीडीपी की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों आज सीडीपी का करेंगे 4th नंबर सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग डेली 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के भी सेशन में हम लोग दोस्तों महत्वपूर्ण 15-16 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी अपने सीटेट की तैयारी को करना चाहते हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले कर लिया है और एक क्लास उसके पहले की थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो, चूँकि हम जानते हैं कि सीखना क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। पर जो ऑप्शन उसमें उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो सभी प्राणियों में पाई जाती है, या एक उम्र विशेष के लोगों में सिर्फ पाई जाती है, या समय के साथ शनैः शनैः कम होती है। शनैः शनैः का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मतलब धीरे धीरे, यानी समय के साथ ये धीरे धीरे कम होती है सीखने की प्रक्रिया, या अध्यापक से बालक तक आती है, यानी अध्यापक से बालक सीखता है। इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अगर हम पहला जो देखते हैं कि समस्त प्राणियों में पाई जाती है, यानी जो भी प्राणी होते हैं उनमें सीखने की प्रक्रिया पाई जाती है, क्या यह बात सही है? तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। जैसे कि यह मनुष्य के में भी पाई जाती है, बाकी जीव जंतुओं में भी सीखने की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे जो भी चिड़िया हैं, उड़ना, और बाकी जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, सीखते हैं, उसके बाद ही किसी चीज़ को करते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है कि एक उम्र विशेष लोगों में पाई जाती है। क्या यह किसी उम्र विशेष में ही पाई जाती है कि हाँ जो है कोई जो है 5 साल का होगा तभी सीखेगा, 10 साल का होगा तभी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्या यह समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे सीखना जो है कम होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी बात गलत है। ठीक है, कोई जो है किसी भी उम्र में क्या करता है, सीखता है। उसके बाद दिया है कि अध्यापक से बालक तक आती है। क्या केवल अध्यापक से बालक तक ही सीखने की प्रक्रिया संभव है? नहीं, ये बात गलत है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, समाज में रह के कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ आप किसी तरह परिवार में सीखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ही अध्यापक से ही बालक तक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 को छोड़कर, और क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आज के सेशन का क्वेश्चन कि शिक्षा मनोविज्ञान डैश का अध्ययन केंद्र है, यानी कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन क्षेत्र है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक के गृह कार्य का अध्ययन, बालक का सहपाठियों के साथ खेलना, या बालक का परिवार में समायोजन। हम चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान में ये जानते हैं कि हर बच्चे के अंदर क्या योग्यताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, ताकि उनके अनुसार हम उनका शिक्षण कार्य कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, ना ही हम बालक का परिवार में समायोजन करने का क्षेत्र है, ना ही बालक का सहपाठियों के साथ खेलने का यह अध्ययन क्षेत्र है, और ना ही बालक के गृह का अध्ययन क्षेत्र है। यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं का अध्ययन क्षेत्र है। इसमें हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से अगर विभिन्नताएं हैं किसी बालक के अंदर तो हम उनके साथ किस तरीके की शिक्षण रणनीतियाँ तैयार करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है किसके लिए, किस प्रकार के अध्ययन के लिए? प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, या व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। देखिए, अगर हम केस स्टडी विधि प्रयुक्त होती है किसके लिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु क्या होती है, प्रयुक्त होती है मुख्य रूप से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, बाकी ये 3 ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आज के सेशन का। 4 क्वेश्चन में है कि अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। देखिए, अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वो निरीक्षण द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। यानी यदि आप क्लास में क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई आप चित्र दिखा रहे हैं बच्चों को, तो वो किस लाभ के लिए है, कौन सा महत्वपूर्ण लाभ होगा इससे। क्या इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है? क्या यह ऑप्शन सही है? बिल्कुल नहीं। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है? बिल्कुल मिलती है। यदि आप कोई भी लेसन उठा लीजिए, जैसे आप अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आपको ग्लोब अगर दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी बच्चों को समझाना, ठीक है। अगर आप कोई ट्रायंगुलर या इस तरीके की कोई क्यूबॉइड या क्यूब वाले लेसन्स को कोई पढ़ा रहे हैं तो उस समय उस चीज़ को दिखाएंगे तो वो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। फलों के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो फलों का चित्र दिखाएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। इस तरीके से पाठ को समझाने में सहायता मिल जाती है। विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है महत्वपूर्ण लाभ। इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, ये भी नहीं सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी जब बालक का प्रारंभिक सामाजिक विकास होता है तो उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, घर का वातावरण, बालक ही अपने समूह एवं मित्र मंडली की प्रतिवृत्तियाँ, या संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। देखिए इसमें दिया है बालक की प्रारंभिक सामाजिक विकास, यानी सबसे पहले जो सामाजिक विकास होता है बालक के अंदर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि यदि वो बालक का प्रारंभिक अवस्था है और उसका प्रारंभिक सामाजिक विकास हो रहा है तो उसमें सबसे पहले जो होगा उसके माता पिता का उसके साथ क्या लगाव है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका घर का वातावरण आ जाता है, उसके बाद उसके आसपास पड़ोस के लोगों, और उसके बाद जो है उसके जो है बालक के अपने समूह और मित्र मंडली जो है उसके साथ जो है कि होगा। तो सबसे पहला जो कारक बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि बालकों में यदि अंतःवैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके किस चीज़ को, मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। देखिए इसमें हम सामाजिक परिवेश का अध्ययन क्यों ही करेंगे, उसमें दिया है अंतःवैयक्तिक, उसके अंदर के जो व्यक्तित्व है उसके संबंधों की पुनर्स्थापना करना है। उसके बाद दिया है कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें और अंतःवैयक्तिक संबंधी की ओर प्रेरित करें। ये सही हो सकता है, ये आपका गलत होगा। दिया शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, शारीरिक से यहाँ से कोई मतलब नहीं है, और ना ही उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा उसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में है कि इनमें से कौन सा गुण जो है आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। दिया है केंद्राभिमुख चिंतन, बहिर्मुख चिंतन, आदर्श सोच, या वाक्य विन्यास संबंधी सोच। देखिए सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी सृजनात्मकता का मतलब है कि बच्चे का सोच विचार, यानी वो क्या सोच विचार सकता है, क्या वो अपने दिमाग से कुछ चीज़ें कर सकता है, क्रिएटिविटी से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम केंद्राभिमुख चिंतन की बात करते हैं तो केवल एक ही बिंदु पे वो सोचेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आदर्श सोच भी नहीं होगा, ना ही वाक्य विन्यास संबंधी सोच होगा। यहाँ पे आपका बहिर्मुख, यानी कि वो कई तरीके से कई चीज़ों को सोच सकता है, ये आपका सृजनात्मकता से क्या है, बिल्कुल संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शब्दों को वाक्यों में क्रमानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है। यानी ये सभी शब्द हैं इस क्वेश्चन में, और इनको क्रम से लगाने के नियम को क्या कहा जाता है। व्याकरण कहा जाता है? बिल्कुल नहीं, व्याकरण नहीं कहा जाता है। वाक्य विन्यास, अर्थ विशेषक, स्वतः शोध प्रणाली। देखिए अगर हम शब्दों को वाक्य में क्रमानुसार लगा रहे हैं तो इसको कहा जाता है वाक्य विन्यास। क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। दिया है कि
कौन सी प्रविधि, अगर कोई पाठ्य का निर्माण कर रहा है तो कौन सी सबसे अच्छी विधि मानी जाएगी। दिया है विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, प्रक्षेपी परीक्षण और सोशियोग्राम समान आलेख। देखिए जो सबसे अधिक उपयुक्त या सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में अगर हम स्वीकार करने की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि समस्या परक सूची जो है पाठ्य निर्माण की सर्वोत्तम विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या खेल से सर्वांगीण विकास होता है यह बतलाना चाहिए। क्या खेल से ही सभी विकास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। दिया है उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, केवल खेल के माध्यम से हम पढ़ा करके खेल की भावना को विकसित नहीं कर सकते हैं। या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, या खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। हमको खेल की भावना को उनके अंदर क्या करना है, विकसित करना है। किसके साथ? पढ़ाई के साथ साथ। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी चाहिए। इस तरीके से उनके अंदर जो है खेल की भावना का विकास हो सकता है। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी कि शिक्षा के लिए एक निश्चित स्थान सुनिश्चित कर दिया गया है कि केवल उसी स्थान पर ही शिक्षा मिल सकती है, बाकी किसी और जगह पे नहीं। तो यह किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है आपका कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का विस्तृत अर्थ, शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर यह बात बोली जा रही है कि शिक्षा किसी एक निश्चित स्थान पर ही प्रदान की जाती है, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है, ना कि विस्तृत है, ना कि वास्तविक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिया है कि बाह्य प्रेरणा को कहते हैं। बाह्य प्रेरणा को क्या कहते हैं? बाह्य प्रेरणा का मतलब, बाह्य प्रेरणा से मतलब है कि जैसे बच्चे को आप पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा दो तरीके से होती है। तो बाह्य प्रेरणा वो होती है जैसे बच्चे को आपने कह दिया कि ये चीज़ पढ़ लो, ये काम कर लो और उसके लिए आपको ये इनाम दिया जाएगा, आपको चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कोई चीज़ कही जाती है तो ये आपकी बाह्य प्रेरणा है, ठीक है। तो ये जो प्रेरणा को हम क्या कहते हैं, नकारात्मक प्रेरणा होती है। ये क्या होती है, नकारात्मक प्रेरणा इसको कहते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। कृत्रिम प्रेरणा, व्यक्तिगत प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा ये सब नहीं है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं इससे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है। कौन सा जो है इसमें विकास का रूप मुख्य रूप नहीं है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास बिल्कुल विकास के मुख्य रूप हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास ये भी है। नैतिक विकास, चारित्रिक विकास ये भी है। जनसंख्या विकास, भूमि विकास ये कोई जो है कि विकास के मुख्य रूप नहीं है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा, क्योंकि पूछा गया है कौन सा नहीं है, यानी ये गलत है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले। दूसरा है शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले। सी है आपका कि कम क्रियाशील तथा कमजोर व्यक्तित्व वाले। और डी है आपका कि अंतःमुखी व्यक्तित्व वाले। देखिए जिस भी परिवार का वातावरण जो है प्रजातांत्रिक होता है, उस परिवार के जो बच्चे होते हैं निश्चित रूप से क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि वे बालक जो भाषा बोलने, सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं या ग्रस्त होते हैं, वो किससे जो है ग्रस्त होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में उसको समस्या आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। अगर उसको लिखने में समस्या आ रही है तो उसको डिसग्राफिया कहते हैं।
लेकिन भाषा बोलने, सुनने और लिखने ये सभी में समस्या आ रही है, तो उसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया होगा, डिस्फेनिया हो गया, डिस्फेजिया होगा, ठीक है, ना कि डिस्प्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया आपका मैथ से रिलेटेड हो जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड हो जाता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा आपका डिस्फेजिया होगा। क्या हो जाएगा? डिस्फेजिया, यानी बच्चे को लिखने, बोलने, पढ़ने इन सभी चीज़ों में समस्या आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। क्वेश्चंस आपको समझ में आए अच्छे तरीके से, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी जो है कि नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाएगा जब भी वीडियोस अपलोड होगी। और ये जो है आपके एग्ज़ाम्स तक जो है कि अच्छे तरीके से तैयारी की जाएगी हर एक सब्जेक्ट की बारी बारी से। तो अभी हम लोगों ने सीडीपी स्टार्ट किया है। सीडीपी चूँकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीडीपी समझ में आ गया तो आपको बहुत सा और भी सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन इस सीरीज में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।